नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी जितनी भी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा वो है आपका रत्न गर्वा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये महत्वपूर्ण जो योगदान दिया गया था किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको पता है भाई, तुम्हारा जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और पुरुषवाचक के अंदर भी अगर ये पूछ ले तो आपका क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नंदा राज्यात पर डाक आधारित डाक टिकट कब लगाया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2013 को लगाया गया था भाई। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व कमा फ किस क्रमांक में आते हैं। तो व फ आपकी क्या हो जाएंगी? दंत ओष्ठ्य ध्वनियां हो जाएंगी भाई। ठीक हो गया। चलिए, कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। तो आपको पता है मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहुन का पर्यायवाची होता है भाई अतिथि, मेहमान, है ना। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाना था। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन, यथार्थ का विलोम क्या होता है। तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा आपका आदर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। तो आपको पता है जो गिर और पड़ा भाई कौन सी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया है, जहाँ पे भाई दो क्रियाएं साथ में आए, है ना। जैसे गिरना और पड़ना दोनों क्रियाएं साथ में आ रही हैं, लेकिन इनका काम एक ही हो रहा है भाई, गिरने का। दो क्रियाएं साथ आएंगी लेकिन काम जब एक ही होगा तो संयुक्त क्रिया वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो जिसके जो ऑप्शन है वो देख लेंगे यहाँ पे। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। ठीक हो गया। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो पहला ऑप्शन दे रहा है भाई पुरुषवाचक, दूसरा दे रहा है अनिश्चयवाचक, तीसरा दे रहा है इसमें निजवाचक और चौथा दे रहा है निश्चयवाचक। तो क्या हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक डी आपका बिल्कुल सही जाएगा। क्योंकि जो हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, जहाँ पर किसी चीज़ की निश्चितता का पता चल जाए वहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा आपका? ई और ई। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अगला आपका शहद, शहद किस भाषा का शब्द है। तो शहद शब्द है, शहद क्या हो जाएगा आपका? आगत शब्द हो जाएगा भाई शहद। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग ना हो, तो आपका क्या हो जाएगा? क्रोध, है ना। तो समगम में तो गम में सम लगा है, विमोचन में आपका क्या हो जाएगा? मोचन में वी लगा है, अर्पण में प्रत्यय लगा है भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी, क्रोध। इसमें कोई सा भी उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा के लिए प्रयुक्त शब्द है। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा आपका? इत्र। ठीक हो गया, इत्र। तो आपका 15 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो निम्नलिखित में से अयोगवाह क्या हो जाएगा आपका? तो अयोगवाह क्या हो जाएंगे आपके? अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग ऑप्शन में, तो इसलिए आपका डी सही हो जाएगा भाई। अगला आपका है, लक्षिका विद्यालय जाती होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई लक्षिका जो है वो विद्यालय जाती होगी, यहाँ पे संदेह बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? संदेहवाचक आपका वाक्य ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मांस रहित भोजन निरामिष कहलाता है भैया।
19वां क्वेश्चन है मैं रोज दूध पीता हूँ वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। यहाँ पे देखो भाई कारक क्या हो जाएगा, मैं रोज दूध पीता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं रोज दूध को पीता हूँ, तो इसमें यहाँ पे बन जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है कर्म कारक, ये सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एकमात्र जनजाति जिसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। देखो भाई अब तो वैसे किसी भी जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, परंतु वैसे जो पुरानी रूप से भी देखा जाए अगर तो जो बोक्सा जनजाति है हमारा, इसमें बाल विवाह नहीं पाई जाती थी, ठीक है। बाकी और जनजातियों में बाल विवाह देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन है राज्य में तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तीलू रौतेली जो पेंशन योजना शुरू हुई थी भाई अप्रैल 2014 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का कौन सा क्षेत्र रंगीलो बैराट कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो गेवाड़ क्षेत्र है भाई, ये क्या कहलाता है, रंगीलो बैराट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है जोलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जोलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी, 1909, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रहे पलायन का मुख्य कारण है। ए दिया हुआ है भूस्खलन, दूध बी में है यातायात असुविधा, और तीसरा है अल्प आजीविका। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है भाई द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है। तो फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं के लेखक हैं जीबी पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला आपका पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है भाई ये पड़ता है आपका टिहरी देवप्रयाग के हिंडोला खाल में, और जो ये बना हुआ है कौन सी शैली में बना हुआ है, फासण शैली में निर्मित है भाई। चलिए अगला आता है आपका उत्तराखंड में रेल परिवहन की कुल कितनी लंबाई है। तो रेल परिवहन की जो कुल लंबाई अभी उत्तराखंड में है ये है 344 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगला है किस संग्रहालय की स्थापना कुनिंद पौरव व कत्यूरी संस्कृति संपदा के संग्रह शोध करने के उद्देश्य से की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इसमें जीबी पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को, जब क्या हुआ था, श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था भाई 25 मई को। 25 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई थी, और उस दिन राज्य में क्या मनाया जाता है, उस दिन राज्य में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला हमारे पास 31 क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई तुजुक ए जहांगीर में किस चंद शासक का अकबर के साथ भेंट का वर्णन मिलता है। तो किसका मिल जाएगा, तो हमें मिल जाता है वर्णन किसका, रुद्र चंद का। 1588 में भाई वो मिला था अकबर से। चलिए सारा मरुस्थल कितने देशों की सीमा छूता है। तो सारा मरुस्थल जो है ये 11 देशों की सीमा छूता है भाई। उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड में जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। निर्वाचित की बात कर रहा है तो निर्वाचन सबसे पहले किसका हुआ था, नारायण दत्त तिवारी जी का हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाला नदी बेसिन है। उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि वाला नदी बेसिन किस नदी का हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी टॉस नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आता है पीटर बैरन ने नैनीताल को किस ठोकदार से लीज पर लिया था। तो पी बैरन ने नैनीताल को नरसिंह ठोकदार से लीज पर लिया था भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शासनकाल में गाने वालों को क्या कहा जाता था। कत्यूरी शासनकाल में गाने वालों को कहा जाता था भड़। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा बरेली से काठगोदाम के बीच पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी। तो बरेली से काठगोदाम के बीच चली थी पहली ट्रेन 1884 में भाई। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर बाबा मोहन उत्तराखंडी किस ताल के पास स्थायी हुए थे। तो आपका आंसर जाएगा सी, बेनी ताल। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब स्थापित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 1932 ऑप्शन ए।
अगला है आपका मैकाले के खिलौने नामक कविता की रचना किसने की थी? तो आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए सही, चंद्रकुंवर बरतवाल जी द्वारा। अगला आपका त्रिक्रमा संगम कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी सोन प्रयाग सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला आपका गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो आपको पता है सबसे पहले किसने धारण की थी, जो मानी जाती है भाई, कौन किसकी मानी जाती है? बलभद्र शाह की मानी जाती है। चलिए भाई अगला है राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह राजगृह का निर्माण किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आता है भाई गढ़वाल का किड्स कहा जाता है। गढ़वाल का जॉन किड्स कहा जाता है भाई किसको? चंद्रकुंवर बरतवाल जी को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का एकीकरण करने वाला शासक जिसे बिस्मार्क भी कहा जाता है, कौन हो जाएगा गढ़वाल का बिस्मार्क? अजय पाल, 52 गढ़ों को जीता था भाई, इसलिए गढ़वाल का एकीकरण करने वाला शासक या विस्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप आ जाएगा गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो आपको पता है भाई गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण सबसे पहले कब किया था? 1900 या सॉरी 1700 किया जाएगा हमारा आंसर 1791। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा भाई। 1790 में क्या किया था उन्होंने? कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 1791 में लंगूरगढ़ गढ़वाल पर आक्रमण किया था। 92 में लंगूरगढ़ की संधि भी देखने को मिलती है। 1803 में उन्होंने क्या किया था? जब गढ़वाल में भूकंप आया था तो दूसरी बार उन्होंने आक्रमण किया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है मंगलेश डबराल का संबंध किस जिले से है? तो मंगलेश डबराल का संबंध है भाई टिहरी गढ़वाल से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका राज्य में कौन सा आंतरिक जिला नहीं है? आपका कौन सा? अल्मोड़ा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा, नैनीताल आंतरिक जिला नहीं है भाई। इसकी जो क्या सीमा है वो अन्य राज्यों से भी लगती है। ठीक हो गया। अगला आपका इनमें से कौन सा धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है? सबको पता है भाई बद्रीनाथ जो धाम है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास जागेश्वर में लकुलीस व नटराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा सी ईस्टगण के द्वारा करवाया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम आ जाता है शत्रुघ्न नगर की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सीधा सीधा सुदगांव में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1977 में निम्न में से किसे पर्वतीय विकास मंत्री बनाया गया था? तो 1977 में हेमती नंदन बहुगुणा जी को पर्वतीय विकास मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक गहरा ताल है? तो देखो भाई निम्न में से सर्वाधिक गहरा ताल कौन सा जाएगा आपका? नौकुचिया ताल। अगर बोले कुमाऊं का सबसे गहरा कौन सा है तो आपका नौकुचिया ताल ही रहेगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है तो भीमताल हो जाएगा। बोले गढ़वाल का सबसे बड़ा कौन सा है तो सहस्त्र ताल हो जाएगा आपका। गढ़वाल का सबसे गहरा कौन सा है तो सहस्त्र ताल ही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1872 में द मसूरी सीजन अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1872 में मसूरी सीजन चलाया गया था किसके द्वारा? कोलमैन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाना था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस वर्ष हुआ था? सबको पता है भाई देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसे तो यहाँ पर 1814 में युद्ध लड़ने आई थी, लेकिन आगमन मतलब जब वो युद्ध जीत चुके थे तभी तो कंपनी का आगमन हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो क्या आता है? 1815 आता है भाई। जबकि हमें पता है कि 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, लेकिन उनका आगमन मतलब युद्ध जीतने के बाद जब कंपनी का अपनी राज्य स्थापना करेगी यहाँ पे है ना, तब से मतलब हो रहा है। तो 1815 इसका आंसर दिया गया है किताब में, यह माना भी यही जाता है। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है महाभारत में कुनिंद नरेशों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो कुनिंद नरेशों के लिए महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहा गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भाई निम्न में से किस व्यक्ति की जन्म शताब्दी 2019 में मनाई गई है? तो 2019 में शताब्दी क्योंकि 1919 में जन्म हुआ था भाई हेमती नंदन बहुगुणा का, तो 2019 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई है। ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहाँ से किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो आपको पता है भाई शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था? तो तोप खाने का पहला प्रयोग किया था भाई बाबर ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 60, अकबर का निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था भाई अकबर का 1605 में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई थी भाई ज्योतिबा फूले के द्वारा। एक तो ज्योतिबा फूले आपका सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन है, चौकी घाट दर्रा स्थित है। तो जो चौकी घाट दर्रा स्थित है कहाँ हो जाएगा आपका स्थित? चौकी घाट दर्रा स्थित हो जाएगा हमारा नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाना है यहाँ पे। अगला है भाई आपका पर्यावरण संस्थान अधिनियम। थोड़ा सा गलत हो गया, आपने क्या करना चाहिए यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कब का है भाई? 1986 हो जाएगा आपका आंसर। अगला है आपका, विनोग पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? विनोग पहाड़ियाँ आपकी मसूरी में पड़ती हैं भाई, और इन पे जो मंदिर स्थित है वो कौन सा है? ज्वालाजी मंदिर स्थित है ना। यहीं बगल में भाई आपका जो लिखा हुआ है भद्रराज मंदिर, तो दुदली भद्रराज पहाड़ियाँ पड़ती हैं यहीं पर, और वहाँ पर भी कौन सा, मसूरी में ही भद्रराज टेम्पल भी है भाई आपका। सुरकंडा मंदिर सुरकट पर्वत पर हो गया, चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकोट पर्वत पर आपका टेहरी में हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, राज्य में किस औषधि को बुद्धिवर्धक माना जाता है? तो जो ब्राह्मी औषधि आपका, इसे क्या माना जाता है भाई? बुद्धिवर्धक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, निम्न में से गलत है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय 2005 का भाई, तो बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देहरादून में, ये भी 2005 का ही है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ये भी कब का है? 2005 का ही, देहरादून में ही है। हाँ, आपका अगला जो लिखा है उत्तराखंड आयुर्वेदिक विद्यालय देहरादून 2005, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी आंसर हो जाना था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो दीक्षित आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई थी 17 अगस्त 2008 को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाना था। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, मीनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो यहाँ पे आपका उपगुप्त है, भद्रभाहु है, दोनों तो ऑप्शन गलत हैं। तो आगे चले जाएंगे भाई, इधर पहुंच जाएंगे, तो किसने को द्वारा दी गई थी? नागार्जुन के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा भाई 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक हो गया। उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी आपका? प्राकृत भाई, राजकीय भाषा उनकी प्राकृत थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो आमुख है, स्थगन भी होती है, भंग भी कर सकते हैं, लेकिन संसद को बर्खास्त नहीं करना है, बर्खास्त ना करना ये संसद से संबंधित नहीं है, बर्खास्त करना। चलिए भाई आगे आ गया, कौन सी जनजाति के लोग दीमक का सेवन करते हैं? तो आपको पता है भाई, जो कौन सी जनजाति है हमारी, बुशमैन जनजाति है, दीमक का सेवन करती है। या बुशमैन जनजाति का चावल दीमक को कहा जाता है भाई। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो आपको पता है भाई, अगर बात करी जाए किस प्रकार की, सबसे पहले क्या पड़ता है हमारा, इस प्रकार से सबसे पहले पड़ता है ऊपर क्रस्ट, फिर बीच में पड़ता है मेंटल, नीचे पड़ता है कोर या क्रोड। तो क्रस्ट ऊपरी जो हमारा आता है भाई क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कौन सी बन जाएगी? पहले हमारे पास कोर नोड बन जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आती है आपकी, जो आपका ये है आपका पहला क्रस्ट और मेंटल, इनके बीच कौन सी आ जाती है आपकी? क्रस्ट और मेंटल की भी जाती है मोह, आ जाती है आपकी मोह संहिता। फिर आता है आपका भाई ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो यहाँ के बीच कौन सी आती है? रेपटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाना था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो 75 का आपका हो जाएगा, भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है भाई, इसका जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था?
तो आपका हो जाएगा सी, राधा कृष्णन आयोग, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर है? तो कहाँ पर है? देवास में स्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, काठमांडू घाटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो काठमांडू जो घाटी है ये मध्य हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे क्या है पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे आते हैं? मध्य हिमालय में ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 79वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने के लिए राजकीय कृषि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 1926 में स्थापना की गई थी। 1926 आपका सही हो जाएगा भाई। अगला आपके पास गौतम कुंड किस जिले में है? तो सबको पता है भाई गौतम कुंड कहाँ हो जाएगा हमारा? देहरादून में हो जाएगा। चंद्रबनी भी कहाँ पर है? देहरादून में ही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 81वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में। 2004 आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनशीलता लागू है? तो किस खाते पर हो जाएगी? चालू खाता इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है भाई? मुद्रा का स्थिरीकरण, मतलब इसको स्थिर नहीं रखना है ना, तो मुद्रा का मूल्य का स्थिरीकरण मतलब मूल्य को एक जैसा रखना, तो वो क्या है? मुद्रा का कार्य नहीं है भाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया था? किसके द्वारा? आपका हो जाएगा होम रूल लीग चला था, किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में शुरू किया गया था भाई इस पे कार्य। आपका 85वां क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी राज यात्रा छोटी, है ना, क्या लिखा हुआ है? नंदा देवी राज यात्रा छोटी कितने वर्षों में होती है? छोटी वाली जो होती है वो प्रति वर्ष होती है। अगला आपका, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो पंचमहल स्थित है भाई कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अगला आपका, संतरात मिर्जे क्या है? संतरात मिर्जे क्या है? ये भाई परिधान है, मतलब पहनने वाले जो होते हैं परिधान वो है। अगला आपका, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत पर स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन जो स्थित है भाई ये कहाँ हो जाएगी आपकी? गॉडविन ऑस्टिन हमारी हो जाएगी कहाँ पर? काराकोरम शहरी में ये स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन आ जाएगा भाई, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में स्थित है भाई। अगला आपका, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण करवाया गया था डी पुष्यभूति सुंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विश्वविद्यालयों को एक हाथ जोड़ने की प्रणाली है, विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली कौन सी जाएगी आपकी? यूज नेट हो जाएगी भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा भाई? तो एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसर हो जाएगा भाई। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वर्तमान में भाई 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, डाइस वाला क्वेश्चन है। आपको 6 के विपरीत फलक पर बताना है भाई। देखो नॉर्मल से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पासे में 6 2 और दूसरे पासे में 6 2, तो 4 के बराबर क्या हो गया? यहाँ से हम ले सकते हैं 4 बराबर तो 3 हो गया, मतलब 4 के उल्टा पे 3 होगा भाई। अगले में आप लोग क्या देख सकते हैं भाई, अगले पासे में यहाँ पे चेक कर लीजिए आप कौन से में। देखो भाई इसमें लिखा हुआ है 2 4, देखो इसमें देखो 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, तो 6 के बराबर 1 बच रहा है भाई आपका सीधा सीधा। तो आपका इस पासे से और इस पासे से क्या हो गया? 6 बराबर 1, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका ए हो जाएगा भाई, है ना। आप सेकंड वाले पासे और फोर्थ वाले डाइस जो है उनमें चेक कर सकते हो भाई। देखो एक 2 और 4, इधर भी क्या है? 2 और 4, सेकंड वाले पास में भी 2 और 4 है और फोर्थ वाले पास में भी 2 और 4 है, तो जहाँ पे 2 नंबर कॉमन हो जाते हैं भाई, तो जो बचते हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका ए आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ जाना था भाई, सिंपल था बिल्कुल, ठीक हो गया। चलिए भाई
ऐसे अगला एक क्वेश्चन है भाई, 4 लोग आपस में कैरम खेल रहे हैं, तो उनकी दिशा आपको बतानी थी। जब इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल रहा है कि क्या कर रहे हैं, POT को लिखता है RQV, तो UTS को आपने क्या लिखना है भाई। चलिए भाई, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जैसे P को हमने लिखा QR, तो एक छोड़ के फिर R लिख दिया। O के लिखा OPQ, एक छोड़ के फिर Q लिख दिया। ST के बाद U छोड़ के फिर B लिख दिया। ऐसे ही U के बाद आप क्या लिख दोगे, एक छोड़ के W आ जाएगा। T के बाद एक छोड़ के V आ जाएगा आपका। S के बाद एक छोड़ के क्या आ जाएगा आपका U आ जाएगा। तो आपका WVU सही हो जाना था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन 97 में आता है, सुमित्र अपने घर से चलना शुरू करता है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह लगातार 4 बार बाईं ओर घूमता है, ये चाहे वो मुड़ती है और हर बार 3 किलोमीटर चलती है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाना था भाई, दक्षिण दिशा बिल्कुल आ जाना था सही आंसर। ये आप लोग कर लेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए भाई। तो विषम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, KPM जो आपका है ये विषम आ जाएगा भाई। देखो सीधा सीधा क्या कर रहा है, ABCDE, 3 छोड़ के ई लिख, ABC, ए के बाद C आया, फिर C के पहले क्या लिख दिया, D और E लिख दिया भाई। ऐसे PQR आया, R के बाद ST बीच में आ गया भाई, इस प्रकार से। ऐसे F के बाद छोड़ के क्या है, FGH आया, H के बाद IJ वाला बीच में आ गया। तो K के बाद क्या आना चाहिए भाई, IJKLM आना चाहिए था, और M के बाद NO बीच में आना चाहिए था, P नहीं आना चाहिए था। इसीलिए आपका D वाला जो आंसर है KPM वो इसमें विषम है भाई। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास हो जाना था, यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। तो देखो भाई, गलत संख्या क्या हो जाएगी, 15, क्योंकि देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये सारी क्या है, ये सारी अभी तक यहाँ पे संख्याएं आई, वो कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, मतलब जिनमें अपने अलावा किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन 15 में तो 3 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है, इसलिए डी वाला हमारा सही हो जाना था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर जब आप इसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 46, आंसर सही आ जाएगा भाई। ठीक हो गया। चलिए भाई, तो आज आपने देखा कि 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो हम आपके लिए लेके आए, जो आपके लिए जो आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट काफ़ी रहेगा। तो आप, अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जल्दी आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। थैंक यू क्लास।